अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और ये स्टूडियो है वीकली राउंड अप विद पब्लिक का, वो प्रोग्राम जिसके ज़रिए आप हासिल कर सकते हैं हफ्ते भर के सियासी हालात व वाक़यात की दुरुस्त आगाही। हफ्ते भर में हमने देखा कि मुसलसल एक कन्फ्यूजन रही, सियासी सूरत हाल बड़ी कन्फ्यूज सी रही, क्योंकि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ था। 25 मार्च को लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई थी और मुख्तलिफ शहरों से लोग तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनकी कॉल पर इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए। हुकूमत की तरफ से लॉन्ग मार्च रोकने की मुसलसल कोशिशें की जाती रहीं, उसको नाकाम बनाने की कोशिश की जाती रही। लोगों को मुख्तलिफ जगह पर जो है वो इकट्ठे होने से रोका जा रहा था। दफ़ा 144 नाफिज की गई थी और एहतजाज के लिए इकट्ठे होने वाले लोगों पर इसी सिलसिले में लाठी चार्ज, शेलिंग और पथराव का सिलसिला भी जारी रहा। मुताद्दिद रहनुमाओं की गिरफ्तारी और फिर रिहाई का अमल भी इस दौरान में जारी रहा। नाज़रीन, इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर्स आए और हुकूमत को ये तंबीह की गई, हुकूमत को ये ऑर्डर दिया गया कि H9 ग्राउंड में जलसे की इजाज़त दी जाए तहरीक इंसाफ को, क्योंकि वो एक पुरअमन एहतजाज का हक रखते हैं। इस हवाले से जो हुकूमत की तरफ से इजाज़त भी दी गई, लेकिन जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने मीनवाइल अपने जो लोग थे उनको डी चौक पहुँचने का उन्होंने ऐलान किया और इमरान खान की तरफ से हुकूमत के सामने दो अहम मुतालिबात रखे गए। एक तो असेंबलियां तहलील कर दी जाएं, दूसरा जो है वो इंतखाब तारीख उनको दे दी जाए, इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। इमरान खान ने पहले पहल तो ये फैसला किया था कि जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी जाती वो अपना ये धरना जारी रखेंगे और ये जो लॉन्ग मार्च वो इस्लामाबाद तक लेकर जा रहे हैं वहाँ पर इसको धरने की शक्ल दे दी जाएगी। लेकिन हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से रुकावटें खड़ी की गई और लोगों को मुंतशिर रखने की कोशिश की गई, जिसके बाद इमरान खान ने धरने का जो प्लान था वो कैंसिल किया और उन्होंने एक जलसे से खिताब किया और उस दौरान में उन्होंने कहा कि अगर मैं ये कंटिन्यू रखता हूं तो यहाँ पर मामलात बहुत बिगड़ जाएंगे। इमरान खान साहब ने इस हवाले से क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। फैसला तो किया था कि मैं अब यहाँ बैठूंगा जब तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन की मुझे डेट नहीं देती और असेंबली खत्म नहीं करती। और जो मैंने पिछले 24 घंटे में हालात देखे, ये मेरे मुल्क को इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं। जो मैंने देखा, अपनी अवाम को अपनी पुलिस से नफरत करवाने जा रहे हैं। अपने आप को बचाने के लिए रेंजर्स का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह हमको दहशत गर्द है। जो मैंने फैसला किया था कि बैठ जाऊं, तो मुझे इसमें कोई शक नहीं कि ये तो खुश होंगे, लेकिन ये हमारी लड़ाई करवाएंगे अपनी पुलिस से भी, अपनी फौज से भी। फौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है और अवाम भी हमारी है। हम तो मुल्क को इकट्ठा करने आए हैं, हम तो मुल्क को तकसीम नहीं करने आए। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूँ, 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें, जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबली डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन में आपने फैसला ना किया तो मैं सारी अपनी कौम को लेके इंशाल्लाह इस्लामाबाद आऊंगा और इस बारी कोई रुकावटें नहीं होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि कोई किसी किस्म की पुरअमन एहतजाज पे किसी किस्म की रुकावट नहीं हो सकती। 20 लाख लोग इस्लामाबाद में हम इकट्ठा करेंगे अगर आपने इलेक्शन अनाउंस किए। 6 रोज में ऐलान ना किया तो पूरी कौम को लेकर दोबारा इस्लामाबाद आऊंगा। यानी 6 रोज बाद इमरान खान की तरफ से ये कहा गया है, एक अल्टीमेटम दिया गया है 6 रोज का और कहा गया है कि अगर 6 रोज में ये इंतखाबात का ऐलान ना किया गया तो मैं दोबारा पूरी कौम को लेकर इस्लामाबाद की तरफ रवाना होऊंगा। इस तमाम एविडेंस से नाज़रीन ये तासुर मिला कि शायद इमरान खान की कोई डील हो गई है और ये मामला तय पा गए हैं। लेकिन बाज़ तज्जिया निगार जो हैं वो इस हवाले से ये कह रहे हैं कि अगर डील हुई होती तो डील के जो मामलात हैं उसमें ये इस तरह से सेटलमेंट नज़र नहीं आती। एक प्रॉपर धरना दिया जाता और धरने के बाद कुछ मुतालिबात सामने रखे जाते और फिर उनको मान लिया जाता। तो ऐसी सूरत में जो बाज़ तबसरा निगार हैं वो डील के तासुर को रद्द कर रहे हैं, लेकिन बाज़ जो तज्जियाकार हैं वो ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि शायद कोई डील हुई है जिसके बाद ये मामलात इस तरह से
یہ جو سچویشن ہے یہ اس طرح سے ڈیفیوز ہوئی ہے. جو حکومت ہے اس نے بھی اس تمام صورتحال کے دوران آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بھی طلب کیا تھا, جس پر آپ نے عمران خان صاحب کا بیان بھی سنا کہ میں قوم کو اکٹھا کرنا چاہتا تھا, اگر میں اس دن وہاں پر پہنچ جاتا تو بہت خون خرابہ ہو جاتا. تو یہ صورتحال بھی ایک طرح سے ڈیفیوز کی گئی ہے عمران خان کی طرف سے بھی اور بہت سے اداروں کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی. دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کے مطالبات کے رد عمل میں بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کا فیصلہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کرے گی. عمران خان سے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں لیکن ڈکٹیشن نہیں چلے گی. آئیے دکھاتے ہیں آپ کو. کسی جتھے کو یا کسی جماعت کو ڈنڈوں اور پتھروں کے ذریعے یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ آئین سے بغاوت کرے. دو ہمارے سامنے اہداف تھے, شفاف طریقے سے آئندہ الیکشن ہو جس کا آج یہاں پر بل پیش کیا گیا, اور میں مبارکباد دیتا ہوں اس ہاؤس کو کہ انہوں نے آج یہ بل پاس کر کے آئندہ کے لیے شفاف الیکشن کی بنیاد رکھتی ہے. کس طرح کل اسلام آباد کے اس حسین باغ کو اجاڑا گیا, ہر طرف اپن دھواں تھا, آگ لگی ہوئی تھی. میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں اس جتھے کے سربراہ کو کہ تمہاری ڈکٹیشن نہیں چلے گی. ہمیں شفاف الیکشن کرانے ہیں, کب کرانے ہیں یہ ایوان فیصلہ کرے گا. عمران خان نیازی کسی بھول میں نہ رہنا, بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں. میں کمیٹی بنا سکتا ہوں, لیکن اگر تمہارا خیال ہے کہ تم ہمیں مروب کر لو گے, بلیک میل کر لو گے, ڈکٹیشن دو گے تو اپنے گھر میں دو, اس ایوان کو مت دو یہ ڈکٹیشن. ناظرین, چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی طرف سے جو یہ ڈیل کا تاثر تھا اس کو رد کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے. اس شام اسلام آباد میں بیٹھ جاتا تو خون خرابہ ہوتا اور ہمارے واپس جانے کو کوئی کمزوری نہ سمجھے. آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا. یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ ہم کوئی انتشار کرنے جا رہے تھے, میں بار بار یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی اپنے بہنیں, بچوں کو, عورتوں کو لے کے جاتا ہے انتشار کرنے کے لیے؟ یہ ہیں یزید کے ماننے والے لوگ. اگر مجھے اپنے ملک کی فکر نہ ہوتی, کیونکہ مجھے پتا تھا اس دن رات کو خون خرابہ ہونے لگا تھا, میں اس دن شام کو بیٹھ جاتا. میں آپ کو سب کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس دن خون خرابہ ہونا تھا. اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہماری ایک کمزوری تھی, اور یہ بھی کوئی نہ سمجھے کوئی ڈیل ہوئی. یہ بھی جی میں باتیں سن رہا ہوں کہ جی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوئی ہے. میری کوئی کسی سے ڈیل نہیں ہوئی. اگر کسی کا خیال ہے یہ ان کو خوش فہمی ہے کہ ہم اب آرام سے کوئی ان سے نیگوشیٹ کریں گے اور اس کو تسلیم کر لیں گے, اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کر لیں گے, کسی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. ہم 6 دن دے رہے ہیں. انہوں نے نا واضح طور پہ اناؤنس کیا کہ کب ڈیٹ اناؤنس کریں گے الیکشن کی. اب ہم نکلیں گے تیاری کر کے. ہماری کسی کی تیاری نہیں تھی. جس طرح کہ پولیس کا ہمارے اوپر حملہ ہوا, کوئی بھی تیار نہیں تھا اس کے لیے. اب ان 6 دنوں کے اندر میں نے آج چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا اور میں نے ان سے یہ سارے سوال کیے کہ کیا ایک جمہوریت کے اندر ایک پرامن احتجاج کرنے کا ہمارے پاس حق ہے یا نہیں ہے. 6 دنوں تک ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کیا ہمارا پاکستان کا سپریم کورٹ ہمارے فنڈامنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے یا نہیں. اتنا بڑا کبھی بھی پاکستان میں کبھی بھی فیول کی قیمت میں اتنا اضافہ کیا گیا. انہوں نے IMF کا پریشر برداشت نہیں کیا. میری جنگ اس امپورٹڈ حکومت سے یہ ہے کہ میں غلامی نہیں قبول کرتا. 6 دن کے بعد انشاءاللہ میں اپنی قوم کو نکالوں گا, اور اس بار ہی جب نکالوں گا تیاری کر کے نکالوں گا. اس بار جب نکالوں گا تو تیاری کر کے نکالوں گا. اس سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اس دفعہ عمران خان کی تیاری نہیں تھی اور اگلی دفعہ جب وہ آئیں گے یعنی 6 روز بعد جب وہ آئیں گے تو ایک بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں گے. ناظرین, کل کے جلسے میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پرامن لانگ مارچ کے دوران جو تشدد کیا گیا اس پر وہ سپریم کورٹ جائیں گے, یعنی کہ سپریم کورٹ جانے کا اندیا دیا گیا ہے. ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ پوری کوشش ہے کہ سپریم کورٹ سے کلیئرنس لی جائے. یہ پریس کانفرنس کے دوران یہاں
अहम बयान सामने आए हैं चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के, और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से सवाल करेंगे कि क्या हमें एहतजाज का हक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से मैं तहफ़्फ़ुज़ चाहता हूं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इदारों और रेंजर्स के खिलाफ नफरत बढ़ सकती थी, इसलिए मैंने वहां से वापस जाने का फैसला लिया। चूंकि मैं इदारों के दरमियान और लोगों के दरमियान एक तसादुम नहीं चाहता था, क्योंकि ये कौम हमारी है, ये अवाम हमारी है, ये हमारी पुलिस हमारी है और फौज हमारी है, मैं इदारों के दरमियान तसादुम नहीं चाहता था, लिहाजा मैंने वापस जाने का फैसला किया और 6 रोज का टाइम दिया गया। 6 दिन मुकम्मल होने के बाद इस्लामाबाद आने का फिर से बताऊंगा। इलेक्शन की तारीख मिलने तक उन्होंने ये वाज़े पैगाम दिया कि इसके अलावा कोई बात नहीं हो सकती जब तक कि इलेक्शन की डेट नहीं दी जाती। इसके अलावा उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दफ़ा फिर इदारों को भी मुखातिब किया। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क बचाने का हमने ठेका नहीं लिया, ये इदारों की जिम्मेदारी है। बार बार जो है वो हम देख रहे हैं कि अपने जलसों में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इमरान खान साहब जो है वो इदारों को मुखातिब करके बात कर रहे हैं। कभी जो है वो इदारों को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कभी उनको मुखातिब करके इंटरवीन करने की जो है वो एक सिफारिश की जा रही है। इलेक्शन और नैब तरमीमी बिल जिस पर उन्होंने कहा है कि अदालत जाएंगे, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि मुल्क इस वक्त तबाही की तरफ जा रहा है और इदारे चुपचाप देख रहे हैं। वही बात के एक मर्तबा फिर से हम देख रहे हैं कि जो सियासतदान जब हुकूमत में आते हैं तो उसके बाद जब उनको अपोजिशन में बैठना पड़ता है, हुकूमत में आने के बाद जब अपोजिशन में जाकर बैठते हैं तो फिर इसी तरह से जो इदारे हैं, मुल्क के अहम इदारे हैं, उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब को जब हुकूमत से अदालत के ज़रिए, अदालत के फैसले के ज़रिए जब उनको इक़्तिदार से हटाया गया, तो तब नवाज शरीफ साहब ने भी एक अपना बयानिया इदारों के खिलाफ एक बिल्ड किया, वोट को इज्जत दो के नाम से एक नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया। और जैसे ही इमरान खान साहब इक़्तिदार से हटे तो हमने देखा कि एक मर्तबा फिर से इमरान खान साहब ने भी वही नैरेटिव जो है वो ऑलमोस्ट अपना लिया है, और इस वक्त जो है वो इदारों को मुखातिब भी किया जा रहा है, इदारों को तंबीह भी की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि इदारे चुप करके देख रहे हैं। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर कुछ अहम रिफॉर्म्स के हवाले से जो कि कौमी असेंबली में की गई हैं, इस हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। गुज़श्ता हफ्ते कुछ कौमी असेंबली में अहम बिल पेश किए गए जिन के मुताबिक जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की गई और कुछ नैब रिफॉर्म्स की गई। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन जो आपको ये बताते चलें कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है जब वो इक़्तिदार में आई तो ये कहा गया कि यहाँ पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और नैब रिफॉर्म्स करने के लिए आए हैं, और जब ये हो जाएंगे तो हम इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। ये बहुत अहम बात थी जो कि आसिफ अली जरदारी की तरफ से भी की गई और बार बार जो हुकूमती जो वज़रा हैं उनकी तरफ से ये बात दोहराई गई, बार बार ये क्लियर किया गया। और पिछले हफ्ते हमने ये देखा, गुज़श्ता हफ्ते, कि ये अहम बिल जो हैं वो कौमी असेंबली में पेश किए गए और इस पर डिबेट भी हुई और कौमी असेंबली से ये बिल जो है वो मंजूर भी हो चुके हैं। अहम पॉइंट्स में EVM वाला पॉइंट जो है वो बहुत अहम था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोटिंग को खत्म किया जाए, और आपको ये भी बताते चलें कि इसका कानून जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट ने ये पास किया था। साथ ही साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक जो है वो भी पिछली गवर्नमेंट में दिया गया था। बहुत से इस हवाले से सवालात उठाए गए कि क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये हक दिया जाना चाहिए, और साथ ही साथ कि किस तरह से वोट कास्ट किया जाएगा, क्या प्रोसीजर होगा, कि क्या पाकिस्तान आकर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो वोट कास्ट करेंगे या फिर बैरून मुल्क ही कुछ ऐसा सेटअप बनाया जाएगा, एम्बेसी में कुछ ऐसा सेटअप बनाया जाएगा कि जहां पर जो है वो वोट कास्ट किए जा सकेंगे। बहरहाल बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि क्लियर नहीं किए गए। ये बहुत सारे जो प्रोसीजरल मामला थे जिनको क्लियर नहीं किया गया था, लेकिन बिल जो है वो पास कर लिया गया था, जिसको अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने इसको रिवाइज कर दिया है, और जो है ये बिल मंजूर कर लिया गया इस वक्त कौमी असेंबली से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए जो है जो इस पर भी हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़त्म क्यों किया गया। हमारे इस हवाले से जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं वज़ीर कानून, उन्होंने कहा है कि PTI ने इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर मुतनाज़ा तरामीम पेश की थी और इलेक्शन कमीशन में भी EVM पर बहुत से एतराज़ात उठाए गए थे। रूल्स बुलडोज करते हुए बिल मंजूर किया गया और इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि ये रिस्क नहीं लिया जा सकता और जो EVM है उससे इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको पहले दिखाते हैं।
तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने काफी ज्यादा तरामीम तजवीज कर दी, जिनमें कुछ कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट थी कि इलेक्शन रिफॉर्म्स की आड़ में इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वोटिंग की ईवीएम्स उनको मुतारफ इस तरह से कराया गया कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय को अहमियत ना दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर दर्जनों एतराज़ात लिख के लगाए कि ये अभी मुमकिन नहीं है। उस वक्त की अपोजिशन ने बहुत शोर किया, लेकिन मामूली फ़र्क से ये बिल पास करके सेनेट को भिजवा दिया गया इंतहाई हेस्ट में, और मैं कहूँगा रूल्स को बलडोज करते हुए उसे मंजूर किया गया। समुंदर पार पाकिस्तानियों के बारे में अगर इसको एक्सप्लॉइट किया जाए कि शायद उनसे वोट का हक लिया जा रहा है, ये गलत स्टेटमेंट होगी। समुंदर पार पाकिस्तानियों का राइट ऑफ वोट ना लिया गया, ना लिया जा रहा है, ना लिया जाएगा। ईवीएम मशीन्स के बारे में भी ये अर्ज करूंगा कि हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं सिस्टम में इंप्रूवमेंट आए। जब आरटीएस बैठ सकता है और जब वो रिजल्ट्स जो हैं वो धुएं और धुंध में गायब हो सकते हैं, और जब पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है और समझ नहीं आती कि अब नताइज किस तरह से आने, और टीवी स्क्रीन जो हैं वो कुछ अरसे के लिए ब्लैंक हो जाती हैं, और फिर उसके बाद एक खबर आती है कि फलां जमात इतने ले गई और फलां को सिर्फ ये मिला। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन हक बजानिब है कि वो अपना दामन साफ रखने के लिए इलेक्शन शफाफ यानी ट्रांसपेरेंट और आज़ाद होता हुआ नजर, यानी फाइनली जो है वो ईवीएम को ख़त्म करने का बिल जो है वो कौमी असेंबली से पास हो गया हुआ है, और अब ये बिल जो है वो सेनेट में जाएगा, और उसके बाद जो है वो फाइनली सदर साहब के दस्तखत के बाद जो है वो ये बिल ये कानून बन जाएगा। कंवर दिलशाद साहब जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है इसी पर बात करने के लिए। कंवर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कंवर साहब, ईवीएम के जरिए वोटिंग को ख़त्म कर दिया गया है। सबसे पहले तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगी कि इस पर आपकी राय क्या है जो ये ख़त्म किया गया है कानून। देखा जी, आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है। तो उस पे सबसे बड़ी अहम बात यह है कि साबका हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के बारे में जो कानून साजी की वो बदनीति पर मबनी थी। दरअसल हकीकत है कि हमने इस पर बड़ी आवाज उठाई। आपके तमाम चैनलों के जरिए हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी कहा कि ग्राम इसमें सबसे पहली बात यह है कि सबसे बड़ा, जैसे कि आजम नजीर तारड़ साहब ने बात की, तो स्टेक होल्डर को बाद में नहीं लिया है। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आईनी कानूनी इदारा है। आइन के आर्टिकल 218 के तहत तमाम इंतखाबात करवाना, शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लेकिन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्ट्री को कि आप इमीडिएटली दुबई में किसी फर्म से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदें और तमाम पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दें। हमें इलेक्शन कमीशन से कोई लेन देन नहीं है। ठीक, वो बस जब हमारी मशीन वहां पहुंच जाएगी पोलिंग स्टेशन पर तो खुद ही इलेक्शन कमीशन करवा देगा। तो ये कोई इतनी बड़ी बात, यानी मुल्क का वजीर आजम ये कह रहा है कि बस मैंने हुक्म जारी कर दिया। अब हुक्म तो जारी होते हैं, कोई बात नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान के हुक्म जारी होते हैं, लेकिन उसके साथ जो स्टेक होल्डर होते हैं उनके साथ राय मशावरत होती है, उनकी तजावीज़ दी जाती है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तकरीबन 34-35 से ऐसे टेक्निकल एतराज़ात लगाए जिसमें उन्होंने कहा इसमें टेम्परिंग हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है ऐसी चिप लगा देंगे जो $10 की आती है, तो जिसके नाम की चिप जाएगी सारा वोट वहां चला जाएगा उस पार्टी को। सारी बहुत सी बातें उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा कि इसमें कोई शफाफियत नहीं है। तो वो उस पर चाहिए यह था कि आप जनाब हमें बताएं कि कौन सी चिप लगाएंगे, उसको दूर कर देते हैं, अजाला कर देते हैं, उसका रास्ता निकाल लेते हैं। राइट, वैसे भी कंवर साहब जो आपने भी अभी बात की कि ईवीएम से मुतालिक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बयान दिया, उन्होंने भी कहा कि ईवीएम से इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं है। लेकिन एक इलेक्शन में अगर आरटीएस अगर बैठ जाता है तो इसका मतलब ये तो नहीं लिया जा सकता कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को ही खत्म कर दिया जाए। उसके मुतबादिल नहीं आपको लगता कि उसको खत्म करने के बजाय, मतलब ईवीएम को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के बजाय एक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम, कोई ऑल्टरनेट निज़ाम साथ में कायम कर दे जो साइड बाय साइड चले उसके? ये दुरुस्त कहा, हमने भी यही कहा और इलेक्शन कमीशन ने भी यही कहा कि हम इसका रास्ता निकाल लेते हैं, वे आउट निकाल लेते हैं, रोड मैप तैयार कर लेते हैं। तो लेकिन वो रोड मैप तैयार करने की बजाय जो उन्होंने 1.5 साल जाया किया वो रिश्ता हुकूमत ने, जब इलेक्शन में बार बार कह रहा था एक मीटिंग कर दें, कमेटी बना दें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर जो इसके अंदर तफाजात हमें आ रहे हैं वो दूर कर दें। वो दूर करने की बजाय
उन्होंने उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, नजर आतिश कर देंगे, इलेक्शन कमीशन जो है वो प्लांटेड है। तो मैं वहाँ मौजूद था उस सेनेट में जब मैंने भी ब्रीफिंग दी थी कि जहां हमने अपने दलाइल पेश किए थे, हमने इंटरनेशनल दलाइल पेश किए थे, इसमें ये खराबियां हैं। हमने कहा दुनिया के 164 मुल्कों में से सिर्फ 4 मुल्कों में ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चल रहा है, इसमें सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया की है। लेकिन वहां भी तवाजात का इज़हार शुरू हो गया होना इसके बारे में। बाकी छोटे छोटे 4 मुल्क हैं, मालदीव हो गया, छोटे छोटे मुल्क हैं जहाँ ये सिस्टम चल रहा है। लेकिन बहरहाल जब मैंने अपनी प्रेजेंटेशन दी तो बड़ी अच्छी खुशगवार माहौल भी हो गई। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेजेंटेशन दी तो वह हंगामा हो गया। उनको कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को नजर आतिश कर देंगे, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो प्लांटेड है, वो करप्ट है। लड़ाई झगड़ा हो गया, आपको पता ही सेनेट में। उसके बाद सारा मामला ही खत्म हो गया, सदर मुमलिकत साहब की भी कोशिशें नाकाम हो गई। तो ये सारी बात दुरुस्त है। अब मौजूदा हुकूमत ने बड़ा अच्छा कदम इसलिए उठाया है कि चूंकि साबिका हुकूमत ने एक बिल पास कर दिया, उसमें कहा कि आइंदा इंतखाबात जो हों वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे हैं। अब अगर वो बिल में मौजूद रहती वो शिक 103 में, तो इलेक्शन हो जाते 6 महीने में या 3 महीने में जब भी होने हैं, या 1 साल में, तो फिर वो चैलेंज हो जाता वो इलेक्शन। वो ये कहते हैं ना कानून में ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाब करवाए, और इलेक्शन कमीशन ने अपने पुराने सिस्टम में करवा दिया, तो चैलेंज हो जाता है, कंट्रोवर्शियल हो जाता है। इसलिए मौजूदा हुकूमत ने उस शिक को हटा दिया फॉर द टाइम बीइंग, ताकि ये तो इंतखाबात हो जाए। कंवर साहब, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इंतखाबात तो चूंकि वक्त शॉर्ट है और ईवीएम पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है, तो ये ईवीएम के जरिए नहीं हो सकते, लेकिन अगर एक साथ में ऑल्टरनेटिव निजाम, जैसे कि इंडिया में आपने बताया कि एक प्रैक्टिस आम है, ईवीएम इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इंडिया में साथ में ये भी कहा जा रहा है बहुत सारी सियासी पार्टीज की तरफ से कि साथ में एक मुतबादल निजाम भी दिया जाए, यानी कि अगर ईवीएम के जरिए वोट कास्ट हो रहा है तो साथ में एक पेपर के जरिए भी जो है, पेपर पर भी जो वोट है उसका इंदराज किया जाए, ताकि जो है वो अगर कोई तनाजा खड़ा होता है तो उसको उसके साथ टैली किया जा सके। तो इस तरह की ऑप्शन भी तो हम कोई रख सकते हैं फर्दर इलेक्शंस के लिए, नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए। आप बड़े हैरान होंगे कि इसके बावजूद, लड़ाई झगड़े के बावजूद, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बहुत अपने तमाम रोड मैप जो था वो प्राइम मिनिस्टर को दिया, और उसमें कहा कि इसके ऊपर हम करने को तैयार हैं। उन्होंने डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन से मुलाकात की, लॉजिस्टिक्स बना दिए गए, सेक्रेटरीट ले लिए जाने के बारे में कहा, और जहां उनको स्टोरेज करना था, एयर कंडीशन, उसके सब बातें मुकम्मल हो गई, और अपना बजट भी पेश कर दिया कि तकरीबन 75 अरब या 1 खरब रुपया जो है वो उस पर खर्च होना है, और इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन की भी तादाद बता दी कि 4 लाख आनी है। और सब चीजें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भिजवाई। आप हैरान होंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। बार बार वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के पास जाते रहे, उनको कन्विंस किया, वो तो मान गए, और वो ब्यूरोक्रेट थे ना डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग, उन्हें बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरकारी तौर पर जो वहां से आनी थी, बजट आना था, पैसा आना था, सारे बात, वो उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। हस्ब आदत वो जवाब इलेक्शन कमीशन के किसी खत का जवाब वो नहीं दिया करते थे। एक बड़ी अहम समरिया भिजवाई थी, 26 समरी भिजवाई इलेक्शन पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर को कानून में तरमीम करने के लिए, किसी का जवाब नहीं दिया। उन्होंने 16 खत लिखे प्राइम मिनिस्टर को, जनाब आर्टिकल 51 में तरमीम कर ले, ताकि सेंसस के मामले में जो प्रोविजन पाई जाती है वो दूर कर दे, हम हल्का बंदी करवा लेते हैं। वो 16 खतों का जवाब प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया, और यही चीफ इलेक्शन कमीशन ने 7 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पेश किया। सर हम तो ये खत भी लिखते रहे, सब भिजवाते रहे, हमें तो कोई जवाब ही नहीं है। अब हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप तैयार नहीं हो रहे। हम तैयार कैसे करें जब हमने हमारे रास्ते बंद थे, हमारे हाथ बंधे हुए थे, हम कैसे आगे चलते? तो ये सारी बातें तो माजी की हैं, और आइंदा हुकूमत को ये चाहिए कि जो हल्का बंदियां हो रही है उनको हो रही है राशि कमीशन। तो एक बात मैं आपके मुसादे से कहना चाहूंगा कि जो हुकूमत बड़ा कह रही है जी हमने बड़ी इंतखाबी इस्लाहत कर रही है, बिलावल जरदारी भी कह रहे हैं, आसिफ जरदारी भी कह रहे हैं, हुकूमत भी कह रही है, प्राइम मिनिस्टर, कौन सी इस्लाहात में हमें तो बताया तो सही। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो पहले ही खत्म कर दी थी इलेक्शन में पाकिस्तान ने, आपने भी खत्म कर दी, तो कौन सी इंतखाबी इस्लाहात लाना चाहते हैं जिसके तहत इंतखाबात? सही, बहुत अहम पॉइंट है, बहुत अहम पॉइंट है कि कौन सी इंतखाबी इस्लाहात हैं इसके अलावा, जो क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो ये मामला जो है वो रद्द कर दिया गया था कि ईवीएम के जरिए जो है वो इलेक्शंस नहीं कराए जा सकते। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब। मौजूद है नाज़रीन, और भी बहुत सारे जो बिल हैं जिनमें जो पेश किए गए, जिसमें नैब तरमीमी बिल है 2021, उसको भी दूसरी तरमीम जो है उसकी कसरत राय से मंजूर हो गई है। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो नैब के जो चेयरमैन है उनकी मुद्दत मुलाजमत भी 2 जून को खत्म हो रही है, और इस हवाले से बहुत सारे नए नामों पर जो है वो गौर किया जा रहा है। फवाद हसन फवाद साहब का नाम भी सामने आ रहा है, कमरुज़्ज़मान साहब का भी आ रहा है, और साथ ही साथ जस्टिस मकबूल बाकिर नजफी साहब का भी नाम
जो है वो सामने आ रहा है, जिस पर अभी तक की इत्तलात के मुताबिक बहुत सी जो पार्टीज़ हैं जो इस वक्त हुकूमत में है वो इस नाम पर मुत्तफिक नजर आ रही हैं, लेकिन अभी तक फाइनल कोई नाम नहीं हो सका इस हवाले से। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद नाज़रीन। गुज़श्ता हफ्ते में कुछ मुआशी लिहाज से अहम फैसले लिए गए मौजूदा हुकूमत की जानिब से, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो एक मरतबा फिर से बढ़ा दी गई हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल इस हवाले से कहते हैं कि IMF से कर्ज़ के हुसूल के लिए हमें ये पेट्रोल की जो कीमतें हैं बढ़ाना पड़ी हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कौम से जो खिताब किया उसमें भी उन्होंने ये बात कही कि हमारी मजबूरी थी, अदरवाइज़ हम ये कीमतें नहीं बढ़ाना चाहते थे और आवाम को रिलीफ देना चाहते थे। जो मिफ्ताह इस्माइल साहब हैं उन्होंने कहा कि इमरान खान फॉर्मूले पर जाऊं तो डीजल 305 रुपए का हो जाएगा, और उन्होंने ये भी कहा कि 15 दिन में 55 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर चुके अवाम पर कुछ ना कुछ बोझ डालना नागुज़ीर हो चुका है। मजीद क्या कहा है आपको दिखाते हैं। IMF भी हमें मजीद कर्जे का प्रोग्राम नहीं देगा जब तक कि हम पेट्रोल और डीजल की कीमत ना बढ़ाएं। इमरान खान के फार्मूले पे जाऊं तो वो 305 रुपए का फार्मूला है। ये 30-30 रुपए सब चीज़ों की कीमत में इजाफा हुआ है। हुकूमत 56 रुपए 71 पैसे नुकसान कर रही है। ये हुकूमत अपनी जेब से अपने पल्ले से दे रही है, और हुकूमत क्या है, मैं और आप हैं कि ये कदम जो है इससे मार्केटों के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। हुकूमत ने फैसला किया है कि जो गरीब लोग हैं इनको प्रोटेक्ट करेंगे, और इसकी तफसीलात इंशाअल्लाह जल्द प्राइम मिनिस्टर साहब खुद तशरीफ आएंगे और ये फरमाएंगे खुद कौम से खिताब में। कुछ ना कुछ बोझ डालना नागुज़ीर है, क्योंकि जिस किस्म का नुकसान हुकूमत को हो रहा है, 55 अरब रुपया पिछले 15 दिन में, पहले 15 दिन में इस महीने की हुआ है। कुछ ना कुछ बोझ डालना जो है वो नागुज़ीर था। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त माहिर मुआशियात आयमा मेहदी साहिबा ने। आयमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आयमा साहिबा, मईशत के लिए मुश्किल फैसले लिए गए हैं इस वक्त एक दफ़ा फिर से जो पेट्रोलियम मसनूआत है बहुत ज़्यादा कीमतें यकदम बढ़ा दी गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 1 साल तक हमें जो है वो ये मुश्किल फैसले बर्दाश्त करना होंगे, 1 साल के बाद जो है वो आवाम को रिलीफ दिया जा सकेगा। क्या आप देखती हैं कि क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 साल बाद भी हमें रिलीफ दिया जा सकेगा? थैंक यू सो मच उस्मान। देखिए, अभी जैसे कि हमें लास्ट वीक को पता चला है कि पेट्रोल डीजल सब की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, और इसकी बेसिकली एक अगर आम अल्फाज में हम समझें जनरल पब्लिक के लिए, तो इसकी वजह ये कि गवर्नमेंट एक सब्सिडी दे रही थी, यानी कि पेट्रोल और डीजल महंगा था, उसमें से कुछ हिस्सा जो था वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसे डाल के हमारे लिए, आवाम के लिए सस्ता रख रही थी। अब हुआ ये है कि हमें पता है हमारी ट्रेजरी में पैसे नहीं है, हमारा इम्पोर्ट बिल बहुत ज्यादा हो गया है, और तीसरी वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल और तेल की मसनूआत की कीमत बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, इस हालात में गवर्नमेंट हमारी अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो सब्सिडी दे। ठीक, इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इस सब्सिडी को उतारना लाजमी था और लाजमी है, ताकि हमारी इकोनॉमी जो है वो रिवाइव कर सके, दोबारा स्टेबल हो सके, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। तो अभी भी जो 30-35 रुपए महंगा हुआ है, 1 साल के अंदर अंदर अगर इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट में प्राइसेस पेट्रोल की मसनूआत की नीचे ना गई तो ये और महंगा हो सकता है। पेट्रोल और डीजल हमारे लिए और महंगा हो सकता है। हमें पता है जैसे कि यूक्रेन में वॉर चल रही है, रशिया के इश्यूज हैं, तो अगर इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट से प्राइसेस कम ना हुई तो हमारे लिए मसला होगा। दूसरी बात ये, बिल्कुल हमारा बजट आने वाला है 10 जून को। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास इस वक्त जो हमारा बजट डेफिसिट है, हिस्ट्री में सबसे बड़ा बजट डेफिसिट है। इट्स ऑलमोस्ट 5000 बिलियन रुपीज। डेफिसिट ये होता है कि आपने जो पैसे कमाए कंट्री ने, जो खजाने में पैसे हैं वो कम है, हमारा खर्चा होता है। तो इस डेफिसिट का सबसे बड़ा मसला एक यही है कि हमारी सब्सिडी बहुत ज्यादा है, और जो हमारा पब्लिक अकाउंट है उसके अंदर इतने पैसे नहीं है कि हम दें। ना हमारा फिस्कल साइड पे हम पूरे हैं, और ना हमारे पास अपने पास कोई रिजर्व्स हैं जिनको हम यूज कर सकें। इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था कि सब्सिडी को हटाया जाए। इससे ये होगा कि हमारी लेवी भी बढ़ेगी, उससे हम जनरेट कर सकेंगे रेवेन्यूज अपने फंड के लिए, फिस्कल फंड के लिए। और दूसरा ये है जो गवर्नमेंट को इतना बड़ा जो है पेट्रोलियम पे इम्पोर्ट बिल देना पड़े वो नहीं देना पड़ेगा। तो एक तरह से तो बहुत मुश्किल है ये हमारी आवाम के लिए, लेकिन हम if we are going in the right direction, keeping in mind जो इंटरनेशनल हालात हैं, जो मुल्क की हालात हैं, तो इसको कोई बचा नहीं सकता था।
सही। तो आयमा, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ अरसे बाद, अभी तो हम जो है वो मुश्किल डिसीजंस जो है वो ले रहे हैं क्योंकि इस वक्त कंडीशंस ऐसी हैं, हमारी मौशी कंडीशंस भी ऐसी हैं, हमारी गवर्नमेंट के पास जो है वो पैसे नहीं है, लेकिन क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक आम आवाम तो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो उनको रिलीफ देगी, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ अरसे बाद जब ये मामला थोड़े से बेहतर हो जाएंगे, कुछ नए प्रोजेक्ट्स लगेंगे, कुछ मजीद सरमायाकारी अगर स्टेबिलिटी आती है उसमें, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो कीमतें ये वापस आ सकें? देखिए, वापस आ सकें तो हमारे मुल्क के लिए उनके हाथ में नहीं है ना, उनके काबू में नहीं है कि वो वापस ला सके। अगर तो इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट में, जो कि जैसे कि मैं यहाँ पे गैस इलेक्ट्रिक की इकोनॉमिस्ट हूँ, हमारे यहाँ के इंग्लैंड की भी फोरकास्ट के हिसाब से बहुत मुश्किल है कि इंटरनेशनल मार्केट में गैस और ये पेट्रोल, इन चीजों की, LNG की कीमतें कम हो, फोरकास्टेड के कम नहीं होंगी। जब इंटरनेशनल मार्केट में कम होना इतना मुश्किल है तो डोमेस्टिकली भी ऑब्वियसली हम इंपोर्ट करें तो कम नहीं हो सकेंगी। जब कम नहीं हो सकेंगी तो हम सब्सिडी का क्या देंगे? मतलब एक साल के लिए तो बहुत मुश्किल है। कीपिंग इन माइंड इंटरनेशनल मार्केट के जो हालात जा रहे हैं, और कीपिंग इन माइंड जो पाकिस्तान का बजट डेफिसिट इतना बड़ा है, इट्स ऑलमोस्ट 9% ऑफ द GDP, तो बहुत मुश्किल है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम हो भी जाती है पेट्रोलियम मसनूआत की, तो हम उसको टैक्स करेंगे क्योंकि हमारी ट्रेजरी में पैसा नहीं है, हम उस पर टैक्स लगाएंगे टू जनरेट रेवेन्यू। तो ये एक साल तो नहीं, मेरे ख्याल है 2-3 साल, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सही, 2-3 साल जो है वो इसमें लगेंगे अगर हम इन तमाम मामलात को, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, इनको बैलेंस कर सकें। बहुत शुक्रिया। आयमा मेहदी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। नजरीन, जाते जाते एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, यासीन मलिक साहब जो कि कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की जंग लड़ने वाली एक बहुत ही मजबूत आवाज़, और इस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से, और उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है भारत की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। नाज़रीन, इस वक्त जो वक्त की अहम ज़रूरत है वो ये है कि तमाम ममालिक इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जो है अपनी आवाज़ बुलंद करें, एक आवाज़ बने, और जो है वो इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों, और आलमी बरादरी को एक दफ़ा झंझोड़ कर रखा जाए। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।